फनी है कि आप डेथ का यूज टू हो जाते हो, पर क्रुएलिटी ऐसी चीज है वो हर बार ही आपको एक बारी थोड़ा तो झकझोर देती है। हाँ, तो आपने कलयुग नाम लिया, वो उस पे किसी ने गरम तेल या एसिड फेंक दिया था तो वो जला हुआ आया। आई मीन ऐसी चीजें आपको लगता है कि यार इन केसेस में लोगों को सजाएं होती हैं एक्चुअल में। आज ही हुई है। फ्लाइंग बीस्ट से क्या दुश्मनी है आपकी? कमेंट्स आए, उन्हें पैसा चाहिए, हमें घी चाहिए, भाड़ में गई गाय। गाय के दूध से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को तो पिज्जा पसंद था, तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा किसी को नहीं चाहिए पेट तो उसके पास यूथेनाइज कराने का ऑप्शन होना चाहिए। लोग भड़क रहे हैं मेरे पे कि यार ये क्या बात हुई, तो दैट मीन्स योर टाइम इज नॉट योर ओन। तो आप भांग पी के पड़े हो धर्म कोर्ट में, वेल दैट डजंट कट इट। तो हैप्पीनेस मिल गई आपको? लास्ट क्वेश्चन मेरा। The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs. नमस्ते, मैं उपदेश एंड you're watching the Himachali Podcast, presented by Shulini University's online degree programs. Shulini University के स्किल बेस्ड ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स जैसे कि ऑनलाइन MBA, BBA, BCA, MCA, MA इंग्लिश अब आप घर बैठे परस्यू कर सकते हैं। जी हाँ, शुलिनी यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है मौका ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स का। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट चेक कीजिए www.shulini.online। आज हमें द हिमाचली पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया है पीपल फार्म के को फाउंडर रॉबिन सिंह ने। डेली बेसिस पे हम सब जानते हैं बहुत सारे एनिमल्स या तो रोड एक्सीडेंट्स या फिर क्रुएलिटी या फिर ओनर्स की इग्नोरेंस का शिकार होते हैं। ये बेजुबान अपनी दुख दर्द पीड़ा किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अगर एक्सप्रेस कर भी रहे हों तो हम में से अधिकतर लोग वहां से पास कर जाते हैं। हम उनके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। ये एक कड़वा सत्य है, और इस कड़वे सत्य के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं रॉबिन सिंह और उनकी पीपल फार्म की टीम। रॉबिन सिंह ने अपनी जिंदगी का एक पर्पस बनाया है, और वो पर्पस है सफरिंग को कम करना, और ये ऐसे ही बेजुबान एनिमल्स की सफरिंग को कम करने में लगे हुए हैं। रॉबिन इन बेसहारा और उपेक्षित एनिमल्स को सहारा देते हैं और उन्हें एक दूसरा मौका देते हैं जीने का। रॉबिन ने अपनी इनक्रेडिबल जर्नी हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर की है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉबिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिमाचली पॉडकास्ट में। थैंक यू। ऑल्दो हम आए आपके प्लेस पे हैं, बट स्वागत हम ही कर रहे हैं। अब मैं हिमाचल आया हूँ तो बनता है। अब आप तो हिमाचली हो गए हो, राइट? आधार कार्ड पे है गए? बिल्कुल बिल्कुल। कब से? 10 साल हो गए अब तो। 10 साल से हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो आप अपने आप को हिमाचली कंसिडर करते हो? हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, मैं तो कहूँगा, क्योंकि अब तो भाषा भी पिकअप कर ली, रहन सहन भी ऐसा भी। मैं कहूँगा कि हिमाचली तो जैसे बड़े सारे कच्चे मकान हटा के पक्के बना रहे हैं, मैं कच्चे में रह रहा हूँ, तो मैं तो ज्यादा हिमाचली हूँ। क्या बात है। ये आपने भी बोला कि भाषा भी पिकअप कर ली, तो कांगड़ी हाँ बोल लेते हो? माड़ी मोटी 2-4 लाइनें वर्ड्स में कहूँगा, इतना पता लग जाता है अगर कोई गाली दे रहा है मुझे तो। गाली तो बड़ी नॉर्मल है, समझ जाता है। समझ जाता हूँ। तो रॉबिन, मैं पहले तो वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। जब फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ आपके साथ, तो आपका एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, एंड आई वाज इन देहरादून। और उस टाइम पे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी आपकी स्टोरी उस टाइम देख के। मैं कहा यार, हु इज दिस पर्सन जो इतना डीपली सोच रहे हैं कि जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, ये सफरिंग के ऊपर आपने वो पूरा अपनी पूरी कहानी बता रखी थी उसमें। और जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तो मुझे था कि रॉबिन रहते तो हिमाचल में ही है, और इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, इतना ग्रेट कॉज है। मैं कहा एक बार ज़रूर मेल तो डालेंगे हम, एक्सेप्ट होता है इन्विटेशन की नहीं, वो देखी जाएगी। तो आज वो मेरी भी एक इच्छा पूरी हुई आपसे मिलने की। सो स्टार्टिंग से इसको शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। वी वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर स्टोरी। यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि कहानी में बड़ी बारी बता चुका हूँ। फिर जिस बारे में आपको लगे ना यार इसमें बताओ ज्यादा, है ना, फिर आप मुझसे पूछना। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अमेरिका पहुंचा बहुत तुक्के से, क्योंकि मैं कोई ऐसे IIT वगैरह का नहीं हूं, मैं फ्रीलांसर था। शिवानी से शादी हो ही रखी थी मेरी, तो हम दोनों अमेरिका पहुंच गए। वहां जाके जो समस्या हुई, भाई लोग तो खुश हो जाते हैं अमेरिका, और मेरे साथ हुआ कि भाई नौकरी, क्योंकि मैं तो फ्रीलांसर था, आजाद था, आज़ादी छिनी। तो पहली बार मेरी लाइफ में ना एक गोल बना कि भैया हमें आज़ादी
वापस चाहिए। यही लाइफस्टाइल, घर गाड़ी पर विद आज़ादी। एंड इट सो हैपन कि भाई उसके लिए जो मैंने करना शुरू किया, दैट बिकेम अ कंपनी। और 2010 आते आते मैं अपना जो मेरा गोल था वो हो गया पूरा कि हाँ, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन्ड है कि भाई रेस्टोरेंट में जाओ और मेन्यू देख के खाना नहीं ऑर्डर करना पड़ रहा, पर इसके लिए काम नहीं करना पड़ रहा। तो 6 महीने ये चला। उसके बाद भाई मुझे ये था कि मैं तो खुश नहीं हूँ, और तब सारी जर्नी की शुरुआत हुई। तो मैं खुशी खोजते हुए ही वापस भारत आया। अपने से कोई महान कुछ करने नहीं आया था, खुशी खोजते हुए भारत आया। यहाँ पे 18 महीने भटकता रहा, मैंने अलग अलग चीजें करी। यहाँ धर्मकोट आके हिप्पी भी बन के रहे हम, मैं बन के रहा, शिवानी तो नॉर्मल ही थी। आपने एक पहले भी बताया था किसी एक इंटरव्यू में कि हिप्पी बन के रहे। मेरा उस टाइम पे भी था कि यार ठीक है ये तो हिप्पी बन के रहे, बट वाइफ भी एक्चुअल में साथ में आ गए थे यार? नहीं, वो आ गई थी, साथ ही भटक रही थी, पर वो धर्मकोट में इकलौती एक नॉर्मल, मैं कहूँगा नॉर्मलिश व्यक्ति थी। नॉर्मल दिखने वाली। तो नॉर्मल तो हम में से कौन ही होता है असल में। खैर, तो अब क्या हुआ कि धर्मकोट में जब हम थे ना, तो उससे पहले मेरी बड़ी सारी रियलाइजेशंस हो चुकी थी कि भाई हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो सफरिंग होती है उसके पीछे। चाहे वो वीगन में था ही, तो बड़ा बेसिक खाना भी खा रहे हो तो आप सफरिंग कॉज कर रहे हो। और धर्मकोट में सारा दिन बातें करनी, पीस लव की, ये वो, लेकिन भाई आप कंज्यूम कर रहे हो। तो मेरे को लगा कि जब हमारा जीना ही नेट एक नेगेटिव है कि मैं कहता हूँ मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छा, ये अच्छे बुरे की भी परिभाषा मैंने अभी फिगर आउट करनी शुरू करी थी। तो कहते हो आप अच्छे इंसान हो, आप सफरिंग कॉज कर रहे हो, ये तो बुरा है। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो बंदा चला जाए, यहाँ से खत्म हो जाए। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा फुल एंड फाइनल है, अभी नहीं। फिर एक जगह मेरी बकेट लिस्ट पे जानी बची थी, ओरोविल करके। ओरोविल में पहुंचा और वहां पे मुझे एक लेडी मिली, लॉरेन, जो कि कुत्तों को खाना वगैरह खिला रही थी। नॉट अ फिलोसफर ऐसा कुछ, वो गरीब भी थी, वो बीमार भी रहती थी, एजेड भी थी, और वो झूठन वगैरह इकट्ठा करके कुत्तों को खिलाती थी। तो जब मैं लॉरेन से मिला ना, तो उस चीज ने मुझे काफी बदल दिया। मम्मी ने मुझे अच्छी वैल्यूज दी थी बचपन में, वो मुझे बोरिंग लगती थी। लॉरेन से मिला, उसको वो करते हुए देखा यथार्थ में, तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है, पर्पस के लिए काम करते हैं। तो बजाय कि तुम मर जाओ, रीपर्पस योर लाइफ। तो वहां से मेरा ये जानवरों वाले काम की शुरुआत हुई। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आप हैकर थे। हाँ, राइट। हैकर की परिभाषा क्या होती है आपके लिए? यार मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा नॉट सिस्टम से जरूरी नहीं कि चलें, एक चीज है उसके बारे में उन्हें पूरे उसकी इनर फंक्शनिंग पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, बट दे कैन टिंकर, दे कैन प्ले एंड फिगर आउट, जो कि वैसे दिख नहीं रहा। तो ये मेरा एटीट्यूड टेक्नोलॉजी के प्रति था शुरू में। बाद में आई थिंक यही एटीट्यूड मेरा लाइफ के प्रति रहा। हैक कर लिया आपने? यार पता है, अगर मैं कहूँ हाँ भाई मैंने हैक कर लिया तो थोड़ा बड़ा ग्रैंड सा क्लेम हो जाएगा। देखो, मेरे को एक रहस्य पता लग गया कि जीना कैसे है। आप मुझसे पूछो कि जीवन क्या है, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। हाँ, तो जीना कैसे है फिर? मुझे लगता है हमें अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना होता है। देखो, लाइफ में 3 तरह की सफरिंग रहती है, मोटी मोटी। एक आपकी फिजिकल सफरिंग, भाई मेरे को मच्छर खा रहे हैं, पैर पे चोट लग गई, फिजिकल सफरिंग। एक आपकी इमोशनल सफरिंग रहती है कि भाई जो आपको चाहिए वो आपको मिला नहीं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, एंड सो ऑन। या वो मिल जाए और आप उससे बोर हो जाते हो, तो वो भी इमोशनल सफरिंग है ना। तो इमोशनल सफरिंग 2 स्टेट्स में वेरी करती है, डिससैटिस्फैक्शन या बोर्डम। और तीसरी सफरिंग रहती है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। वो तब आप नोटिस करते हो जब आप फिजिकली सफर नहीं कर रहे। भाई मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो मैं तो उसी दर्द में कंज्यूम लूँ ना, या मेरे को रोज अपने खाने की चिंता है तो मैं उसी में कंज्यूम लूँ। उससे आप ऊपर उठ गए। इमोशनल नीड्स आपकी मेट है, ये आपकी इमोशनल नीड्स ज्यादा है नहीं। अब जो एक एग्जिस्टेंशियल सफरिंग शुरू से हमारे साथ थी, कोने में खड़ी थी, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था, अब वो हमें खाने आती है। तो आप ये जो सोसाइटी का टेम्पलेट है ना, कि मैं टैंजेंट पे जा रहा हूँ, आई ब्रिंग इट बैक। ये जो सोसाइटी का टेम्पलेट है कि भाई स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, नौकरी, शादी हो गई, बच्चे पैदा करो, बच्चे हो गए, उनकी शादी कराओ। वो इसीलिए है कि उसमें बंदा फंसा रहे, व्यस्त रहे,
मस्त रहे। मैं भी नहीं, ये भी नहीं कहूँगा फंसा रहे, पर यही है कि भाई क्योंकि जब वो एग्जिस्टेंशियल वॉइड आपके सामने आता है ना, तो दैट इज अ वेरी डेंजरस टाइम। जिस हिसाब से आप जीते आए थे वो मकान आपने तोड़ दिया, क्योंकि अब आपको लग रहा है यार ये तो, इसने तो मुझे खुश किया नहीं, लेकिन क्या करना है, कहाँ जाना है वो पता नहीं। आज़ादी है लेकिन वो आज़ादी भी पैरालाइजिंग सी हो जाती है, तो ये समस्या रहती है। तो ये आपकी तीसरी सफरिंग है, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। मुझे ये समझ में आ गया लाइफ के बारे में, नाउ आई एम ब्रिंगिंग द टैंजेंट बैक, कि हैप्पीनेस जिसे हम बचपन से हैप्पीनेस कहते हैं वो हैप्पीनेस नहीं है, वो प्लेजर है। गाड़ी खरीद ली, ये हो गया वो हो गया, दोस्तों के साथ मस्ती कर ली, छुप के सिगरेट पी ली, नहीं, वो हैप्पीनेस है ही नहीं, वो तो एक स्टेट ऑफ एजिटेशन है। हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग। ना आप फिजिकली सफर कर रहे हो, ना आप इमोशनली, ना आप एग्जिस्टेंशियली। और वो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग खत्म होती है जब आपकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस होता है, बिगर देन योर सेल्फ। जब मैं कह रहा हूँ योर सेल्फ, तो योर सेल्फ में आपके डिपेंडेंट्स भी इंक्लूडेड है, यानी कि जिन डिपेंडेंट्स ने आपको पैदा किया, आपके माँ बाप, वो आप पे निर्भर हैं, लाइफ पार्ट, जिन्हें आपने पकड़ लिया और जिन्हें आपने पैदा किया, है ना, ये 3 डिपेंडेंट्स रहते हैं आप पे। उनके बियॉन्ड अगर आपके पास लाइफ में बड़ा पर्पस है, तो आपकी एग्जिस्टेंशियल सफरिंग कुछ समय लगता है पर वो खत्म हो जाती है। बिकॉज एक एडिक्शन होती है, लाइफस्टाइल एडिक्शन, वो जब खत्म होती है और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आपको लगता है हाँ भाई। तो ये मेरा हैक रहा। ये आपने जो डेफिनेशन बोली, हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग। हाँ, वाह, बहुत ही बढ़िया, इसको मैं याद रखूंगा यार। हाँ, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। जो आपका जो चाइल्डहुड के बारे में आप बताते हो कि ठीक है, उस तरीके से शायद नॉर्मल नहीं था, कुछ क्लेश एंड ऑल वो सब चीज़ें रहती थी, उन सब चीज़ों का मेंटली कितना इफेक्ट रहा ओवरऑल इस पूरी जर्नी में? यार पता है, मुझे नहीं लगता कि ये मैं बता सकता हूँ, ये तो सामने वाला बताएगा कि अरे बंदा थोड़ा हिला हुआ है। मुझे नहीं पता ना, मतलब बिकॉज उस समय जब वो चीजें हो रही होती है, यू जस्ट डीलिंग, और आपके पास कोई बहुत ज्यादा आई डोंट नो कि मैं मतलब उस समय आपके पास टर्मिनोलॉजी भी नहीं होती। मैं आज देख सकता हूँ कि यार शायद मेरा चाइल्डहुड जो था ट्रॉमेटिक था, शायद आज मेरी कुछ जो चीजें हैं मैं उस चाइल्डहुड से कनेक्ट कर सकता हूँ, पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, मैं नहीं कहूँगा कि लोगों के साथ ये हो, है ना, पर क्योंकि ये हुआ तो मैं उसको अच्छी लाइट में ही देखता हूँ। आई थिंक इट मेड मी मोर रेजिलियंट, मोर इंटरेस्टिंग। सो आपके नेचर के ऊपर उसका बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि नेचर के ऊपर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा, गुस्से वाला, कुछ अंदर गुस्सा भरा, सो जो आपका फिर बाद में रिफ्लेक्ट भी हुआ उस तरीके से, और आपको लगा हो कि नहीं यार ये सब चीज़ें ना शायद वहाँ की भरी पड़ी थी, और थोड़ा ये जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं शायद ये वहाँ का कुछ था? यार पता है, जो भी मैं कहूँगा वो एक गेस है, मैं एक ब्रॉड प्रिंसिपल कह सकता हूँ भाई। जैसे हमारे घर में हम बड़े होते हैं, हमारे घर में हिंदी बोली जाती थी, तो हिंदी बोलनी मैंने सीख ली। इंग्लिश बोलते नहीं थे घर में, मैंने इंग्लिश बोलनी नहीं सीखी। अब इसी तरह घर में जो इमोशनल लैंग्वेज एक बोली जा रही होती है ना, कि भाई आपकी मॉम मैनिपुलेटिव हो रही है बहन के साथ, या उनका पिताजी से क्या इंटरेक्शन है, तो कोई अब्यूज कर रहा है, कोई अब्यूज हो रहा है, नॉट फिजिकली, इमोशनली, ये आप इमोशनल लैंग्वेज भी पिक करते हो। और बड़े होते होते मैं दोनों तरह के रिलेशनशिप्स में रहा हूँ, जहां मैंने इमोशनली अब्यूज किया भी है, जहां मैं इमोशनल अब्यूज हुआ भी हूँ। एंड आई एम श्योर जो वो बचपन में घर में था वो इट प्लेज अ रोल, क्योंकि कहीं पे मुझे लगता है हम वो रिलिव करते हैं चीजें, जो वो डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है ना घर में, वो फेमिलियर होती है। तो जब चीजें बहुत अच्छी होती हैं आप उसको वैसे ही रिजेक्ट करते हो, तो बहुत प्यार करती है लड़की, मैं इतना कौन झेलेगा ये। थोड़ा कलेश चाहिए हमें। आपने अभी 2 चीज़ें बोली, बताना अगर आपको बात करने की इस बारे में, तो इमोशनली अब्यूज हुआ भी हूँ और किया भी है, कुछ इसको बता पाएंगे? मैं ये तो शादी से पहले के रिलेशनशिप्स हैं, है ना? थे उसमें मतलब आपने किया भी और अब हुए भी, वैसा? हाँ, नॉट कि आप इंटेंशनली करते हो, पर देखो जब आप, मैं कह रहा हूँ उसको आप 10 साल बाद एनालाइज करते हो ना, उस समय तो वो जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लड़ाई झगड़ा है, चिक चिक है, क्या है, ड्रामा है, फिल्मी है सब, और हाथ काट लिया, ये कर लिया। देन बट आप 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप समझते हो, तब आप एनालाइज करते हो, अच्छा यार मैं तो अब्यूजिव बिहेवियर था, मेरा मैनिपुलेटिव बिहेवियर था, मैं कंट्रोलिंग था, है ना यार,
वो ऐसी थी तब भी मुझे इतनी पसंद थी क्योंकि बिकॉज वो अब्यूजिव थी एंड बिकॉज मैं वो ढूंढ रहा था। सबकॉन्शियसली ऐसा होता है। आप एक ई कॉमर्स कंपनी चला रहे थे? हाँ, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी कंपनी, तो नॉट लाइक अ मार्केट प्लेस, बिकॉज आज लोग ई कॉमर्स कंपनी सोचते हैं, वो सोचते हैं मार्केट प्लेस जैसे मिंत्रा या ये कुछ ऐसा। मेरा था, आई वॉज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। काफी बड़ा बिजनेस बन गया था। मतलब नहीं, बड़ा तो नहीं कहूंगा, मतलब जिस जंक्चर पे मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इसको बड़ा करूं, और क्योंकि जब मैं एग्जिट कर रहा था तब शॉपिफाई वगैरह शुरू हो रहे थे, तब मेरे पास एक ऑप्शन थी कि अब मैं इसको बड़ा करूं, मैं शॉप बन जाऊं, शॉप प्रोवाइडर बन जाऊं, मार्केट प्लेस बन जाऊं, देन नेक्स्ट गोल वुड बी कि आप पब्लिक हो जाओ, या मेरा गोल मीट हो गया ना हाँ। और मैं एग्जिट कर जाऊं। एंड दैट वाज अ फनी थिंग कि जब मैंने कहा मेरा गोल मीट हो गया, मान लो आपका गोल है पैसा, हाँ। अब पैसे का क्या है कि पैसे का कोई अंत तो है नहीं। आपका गोल है $2 मिलियन, आपने 2 मिलियन कमा लिया, आप कहोगे 10, वो फिर आगे से 100। आगे। मेरा गोल था 24 घंटे, हाँ। है ना। अब जब 24 घंटे वाला गोल हो गया, 24 घंटे आ गए, काम नहीं करना पड़ रहा, 25वां घंटा तो आएगा नहीं, तो ज्यादा पैसे का क्या करना है तो, है ना, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा नहीं उसमें। नहीं। आपको शिवानी कहाँ मिले थे? शिवानी तो मुझे दिल्ली में ही मिली। दिल्ली में मिल गया था? हाँ, मैं वेस्ट दिल्ली रहता था, रजौरी गार्डन, तो हम दोनों एक ही जगह पे काम करते थे। वाइब मैच कर गई थी? हाँ, वाइब का तो देखो बाद में पता लगता है, पहले तो आप देखते हो किसी लड़की को। अब मैं भाई कितने साल का था जब शिवानी मुझे मिली, वही 24-25? नहीं 21। तो शक्ल अच्छी लगी, है ना, कि वो तो बड़ी दिखने में अच्छी है। फिर उसको इंग्लिश बोलनी आती थी। अब मैं था ऐसा कि दिस इज कैट, दिस इज डॉग, ये मेरी इंग्लिश का एक्सटेंट था। ट्रांसलेट करना पड़ता है ना, मुझे अगर इंग्लिश बोलना भी है तो हिंदी से। भाई बोल ही नहीं सकते, टंग टाई हो जाता। लिख लेता था, पढ़ लेता था, इंग्लिश बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो इनिशियल तो आपकी अट्रैक्शन होती है, फिर आप जानते हो। और हमने क्योंकि शादी जो है भाग के करी, है ना, घर वाले नहीं माने क्या? घर वाले नहीं, उसको यही था। हाँ, क्योंकि मैं एक तो भाई फ्रीलांसर था, हाँ। है ना, और दूसरा ये कि मैं सिख फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी सिख थे, मम्मी हिंदू कहेंगे, क्या कहें, नॉर्मल हिंदू, है ना। तो वो भी थोड़ा उनको था कि ये घर वाले मानेंगे नहीं, तो फिर हमको भाग के शादी करनी पड़ी। एट द एज ऑफ 22? बाप रे। 21 में अपन मिले, 2002 में शादी। और अच्छा है वो, देखो ना, हर चीज का एक वो होता है। अगर ना हुई होती शादी तो 2003 में जब मैं अमेरिका जाता, तो आप गर्लफ्रेंड को थोड़ा ले जा सकते हो, वाइफ को साथ ले जा सकते हो। ऑब्वियसली। कहाँ करी भाग की शादी फिर? हमने एक्चुअली हुआ ये कि पहले तो हमने शादी कर ली आर्य समाज में। हमारे को ये नहीं था कि कभी किसी को बताएंगे। हमने तो एज अ सेफ्टी कर ली थी कि इसकी कहीं और ना कर सके, क्योंकि आपकी एक शादी हो गई है तो अब आप दूसरी आपकी करवा नहीं सकते, है ना। तो हमारी तो लीगल प्रोटेक्शन थी। हम लोग गए आर्य समाज, हमने शादी करी, घर आए, फाइट क्लब, मतलब घर आए एज इन, जब हम फ्रेंड्स के, जिस फ्रेंड के हम बैठते थे, सारे ग्रुप था, वहाँ पे फाइट क्लब देखी, अपने अपने घर चले गए। वो तो इसके घर में थोड़ा शादी का दबाव बना कि भाई करनी पड़ेगी, तब हम लोग फिर एक्चुअली में घर से भागे। तो हमारी 2 मैरिज एनिवर्सरी हैं। अच्छा। तो आप 2 मैरिज एनिवर्सरीज मनाते हो? मनाते तो एक ही हैं, तो पर हमारी 2 हैं, जिस दिन हमने शादी करी और जिस दिन हमने फिर इकट्ठे रहना शुरू किया। पर वैसे बात करी थी घर पे शादी के लिए कि अब करना? हाँ, बात की थी। उनको था कि नहीं, ये लड़का ठीक नहीं है। फिर एक ये भी प्रॉब्लम थी कि क्योंकि जब मैं 15 का था तो मेरी सिस्टर घर छोड़ के चली गई थी, तो एक वो हो जाता है ना समाज में, एक वो हो जाता है इनकी फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वो एक भी वो अटैच था, स्टिग्मा। और थोड़ा गुस्से वाले नेचर के भी थे आप पहले से? अब पता थोड़ा होता है किसी को, और गुस्से वाला कौन नहीं है दिल्ली में। पर दिल्ली वालों के साथ ऐसा क्यों कर रखा? क्या सच में ये बात है कि बहुत गुस्से वाले होते हैं ऐसा? यार पता नहीं, अब देखो ना, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। ये मेरा अनुभव तो ऐसा है। मुझे लगता है एक्चुअली भारत में ही ऐसा है, गुस्सा, वॉयलेंस हमेशा जस्ट अंडर द सरफेस है। हाँ। अब उसका क्या कारण है मैं नहीं कह सकता। हो सकता है गर्मी ज्यादा है, हो सकता है हम फ्रस्ट्रेटेड है, हो सकता है हम में से हर किसी की पारिवारिक जिंदगी डिस्टर्ब्ड है ना। और हमारे यहाँ पे पर्दे डालने का कल्चर भी है, तो आप बता भी नहीं सकते किसी को, बोल भी नहीं सकते। और बोलोगे भी तो किसको बोलोगे? हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट वाली तो बातें नहीं करते ना इतनी। अब आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको कहूँ यार ऐसा चल रहा है, आपको पता ही नहीं आपको रिएक्ट कैसे करना है। हाँ। क्योंकि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी नहीं। आप क्या कहोगे, भाई बियर पी ले। हाँ। चल करके आते हैं। हाँ, तो सब इतना
भरे में वो कभी ना कहीं निकल आता है। अच्छा, आपने एक बात बोली, इमोशनल इंटेलिजेंस किसी ने पढ़ी नहीं, आपने कुछ पढ़ा है इसके बारे में? जब मैंने कहा कि भाई मैं तो लाइफ में, जिसे कहते हैं ना, आई हैव अराइव्ड, आई हैव मेड इट, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। 6 महीने खूब मस्ती करी, सारा दिन एक्सबॉक्स खेल रहे हैं, रात को टीवी देख रहे हैं, ईटिंग आउट, वेकेशन, सब कुछ। उसके बाद जब मैं खुश नहीं था, तब मैंने, हमारे वहाँ यूएस में एक बड़ी सही चीज़ है, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो है ना, वो बहुत बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ जो पब्लिक लाइब्रेरी थी, मैंने वहाँ जाके मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ना पढ़ूंगा, क्योंकि मैं प्रोग्रामर बन गया पर मैं पर्सन नहीं बना। तो ये जो पर्सन कैसे बनना है ये मैं जाके पढ़ूंगा। तो उसमें आपकी जो भी मुझे सब्जेक्ट्स मिले, भाई फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों के बारे में जाके मैंने पढ़ना शुरू किया। कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं, सुनना। आप मुझे अपनी समस्या बता रहे हो तो मैं आपको इंटरप्ट ना करूं, आप मुझे अपनी समस्या बता रहे हो तो मैं आपको सुझाव ना दूं। आप अपनी समस्या बता रहे हो, मैं ऐसे नहीं कि मैं वहां देख रहा हूं कब चुप होगा। एक्टिव लिसनिंग, इस तरह की चीजें। तो मैंने ये सब कुछ फिर पढ़ा और ये हेल्प करा फिर बाद में यहाँ पे आके? बिल्कुल, आई मीन बिना उसके तो मुझे कुछ पता ही ना होता। रॉबिन, आप कौन से फिलोसोफर्स को फॉलो करते हो और कोई बुक्स आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहो? मुझे एक मॉडर्न फिलोसोफर पसंद है, पॉप फिलोसोफर, उनका नाम है अलैन डी बुटॉन, स्कूल ऑफ लाइफ करके वो चैनल चलाते हैं। तो उनका मुद्दा यही है कि जो विश्व है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस के स्तर को बढ़ाना है। उनके चैनल पे मतलब अनंत वीडियोस हैं हर छोटे टॉपिक पे, हाउ टू डील विद डेथ, हाउ टू डील विद लॉस, किस तरह, हाउ टू बी अ गुड लिसनर, हर तरह का है। उसके अलावा मुझे एक जो किताब आपने पूछा, तो एक विलियम अर्विन की है किताब, गाइड टू अ गुड लाइफ। अब इसका पार्ट 1 बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत हिस्ट्री है, बहुत बोरिंग, लेकिन पार्ट 2 और 3 रेलिवेंट, लाइफ चेंजिंग, सिंपल स्टफ बट लाइफ चेंजिंग है। जो एक और फिलोसोफर मुझे पसंद है जिन्होंने एक ही किताब लिखी, एसेज बहुत लिखे पर उनका लाइफ का एक ही काम था, वो जर्मन फिलोसोफर है आर्थर शोपेनहावर। तो उनका एक ड्राई सा वर्क है, मुझे लगता नहीं बहुत लोग पढ़ेंगे, पर उनके एसेज या उनके वीडियोस लोगों को पसंद आएंगे। तो उन्होंने जो मेरी थॉट प्रोसेस है उसको बड़ा वैलिडेट किया, एंड लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि उनकी खुद की थिंकिंग बुद्ध से काफी इन्फ्लुएंस थी। तो मेड सेंस। आपने फिर अपना पीपल फार्म का नाम भी उसी से? वन ऑफ द रीजंस इज कि भाई बुद्ध को निर्वाण जो है पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। पेड़ के नीचे। हम बात कर रहे थे इससे पहले शिवानी की, आपकी वाइफ की। बताना चाहेंगे आपकी कितना उनका सपोर्ट रहा है, सपोर्ट सिस्टम रहा है पूरी जर्नी में? शुरू में हील हुज्जत थी शिवानी की तरफ से, क्योंकि शिवानी का ये मुद्दा था नहीं, एंड शी वाज लाइक कि भाई ठीक है, अमेरिका से दिल्ली आ गए चलेगा, पर अब दिल्ली से गांव चले जाओ ये तो सेंस नहीं बन रही। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो ये करना है, क्योंकि मैं नीड्स मीट कर सकता हूँ, डिजायर नहीं। और मुझे जो लग रहा है कि इतने सारे गाय कुत्ते, जिन पशुओं की मैं का दर्द खत्म कर सकता हूँ, इसलिए ना करूँ कि मेरी मम्मी या मेरी वाइफ मुझे वहाँ चाहती हैं, ये तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं तो आ गया। फिर वो थोड़े समय बाद शिवानी आ गई, एंड देन ग्रेजुअली शी गॉट इन द फ्लो ऑफ थिंग्स। फिर उसने अपना, उसका भाई एनिमल्स से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ऐसा कोई खास लगाव भी नहीं था। तो उसने अपना मुद्दा ढूंढा पीपल फार्म प्रोडक्ट्स में कि भाई लड़कियों को एम्पावर करना है। एम्पावर करने का फर्स्ट स्टेप है कि भाई जेब में 4 पैसा होना चाहिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट उनको देनी है। तो वहाँ पे हम, आप कह लो, कोलैबोरेट करके, क्योंकि मेरे लिए क्या था कि पीपल फार्म के प्रोडक्ट्स होंगे, दुकानों में पड़े होंगे, तो दुकान वाले भाई पोस्टर तो नहीं लगाने देंगे ना आपको ऐसे नॉन प्रॉफिट का, पर वहाँ पे सामान तो रखेंगे क्योंकि उनको भी फायदा है। तो वहाँ पे कोई पढ़ेगा, कोई देखेगा कि हाँ भाई पीनट बटर, एक तो ऑडियंस ऐसी है भाई जो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, उसको, ऐसी ऑडियंस को पशुओं की हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करना आसान है बजाय कि एक व्यक्ति जो सिगरेट पी रहा है। Makes sense. दूसरा, हर डब्बे पे लिखा है कि 100% ऑफ द प्रॉफिट्स आर डोनेटेड टू आवर एनिमल रेस्क्यू। तो वहाँ पे बंदा ऑलरेडी जुड़ जाता है कि यार मैंने ना कुछ अच्छे कॉज के लिए किया। हाँ, तो वो जुड़ जाता है। तो मेरे लिए ये मार्केटिंग थी और शिवानी के लिए ये विमेन एम्पावरमेंट था, एंड इससे टचवुड हमें थोड़ी सी फंडिंग में भी मदद मिल गई। नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था ना, वो पूरा ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम के ऊपर था। ठीक है, उन्होंने भी एक पर्पस ढूंढ लिया, राइट? जैसे आपने पर्पस ढूंढा, उन्होंने भी एक पर्पस ढूंढ लिया कि चलो ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट में कैसे कर सकती हूँ इसमें। व्हाट इफ अगर वो पर्पस उस तरीके से नहीं करता? आप तो कह रहे थे मुझे तो जाना ही है, आपने एक तो भाग के शादी करी है, ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे थे, व्हाटएवर द रीजन वाज, उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब ज्यादा मैं कर ले रहा हूँ यार इनके साथ? हाँ लगा ना,
लगा, गिल्टी फील हुआ। वो तो देखो, मैं दोनों ही बातें करूंगा कि मॉम भी दिल्ली में थी और वो नहीं चाहती थी मैं आऊँ, शिवानी भी नहीं चाहती थी मैं आऊँ, तो आपको गिल्टी तो फील होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कई बार लोगों की अजम्पशन रहती है कि हम अच्छा करेंगे ना तो अच्छा महसूस होगा। ऐसा कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ऐसा लॉ नहीं है। पर मुझे ये था कि अगर मैं हजारों का दर्द कम कर सकता हूँ और मैं वो नहीं करता तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा गिल्ट था। तो आप इमोशन को इमोशन से ही काउंटर करते हो, और मुझे लगता है लोग ऐसा नहीं कर पाते और इसीलिए फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, चाहे उनके केस में क्या होता है, देखो मोस्ट लोग जो है ऐसा नहीं है कि वो अच्छा करना चाह रहे हैं और पार्टनर जो है डिसएग्रीमेंट में। मोस्ट लोग क्या है, वो इधर जाना चाहते हैं, पार्टनर इधर जाना चाहता है, गेट के चक्कर में वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते और ना अपनी जिंदगी जीते हैं। अब मेरे केस में क्या था, मान लो मेरे को होता कि मेरे को तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और शिवानी कहती कि नहीं दिल्ली रहते हैं, तो मैं शायद ना जा पाता, है ना, गिल्ट के चक्कर में ही आप नहीं जा पाते। पर क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना था, पर्पस बड़ा था सर। पर्पस मेरा बड़ा था ना, तो आप कह लो कि जब मैंने उस हाथ को थामा तो उसने मुझे अपने एग्जिस्टेंशियल वॉइड से भी निकाला और गिल्ट से भी निकाल दिया। हाय, ये चटोरी है। चलो इस पे आता हूँ यार। सबसे पहले ये जो आपने नाम रख रखे हैं सभी एनिमल्स के, ये इंटरेस्टिंग नाम मतलब कौन रखता है यार? मैं एक देख रहा था, किसी का नाम कलयुग रखा हुआ है, किसी का नाम बबूला कुछ तो बबूला रखा हुआ है, रिमझिम, चटोरी, नाम हमारे चौक। हाँ, जो भी डॉग जिसका पैर एम्पुटेट करना पड़ा, हम लोग ऐसे ही वही है, अगेन कोलैबोरेटिव है। कोई किसी को कुछ सुनाई देता है, अच्छा वर्ड लगता है तो हमारी एक लिस्ट है, तो उसमें हम डाल देते हैं और फिर जो पशु आता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी उसका वो नाम पड़ जाता है। देखो अभी भी ये खाना ढूंढ रही है चटोरी, कहीं पे कुछ खाने को मिल जाए, तो यथा गुण तथा नाम वाला सीन हुआ। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं पीपल फार्म के ऊपर। पीपल फार्म की मेन फिलॉसफी क्या है? हमें सफरिंग रिड्यूस करनी थी, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी थी, है ना। और जब पीपल फार्म शुरू किया उसका मेन ये मुद्दा था टू हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड। हील करने के लिए एनिमल रेस्क्यू एंड टू हेल्प देम बी हर्ड, अवेयरनेस। इतना बड़ा सेटअप आपको रन करने के लिए ऑब्वियसली फंडिंग भी अच्छी खासी चाहिए होती है, राइट? जब कोई भलाई का काम करने चलता है ना पर्सन, तो लोग आई डोंट नो पॉजिटिव भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट दूसरी तरफ भी दिमाग जाता है, अच्छा कुछ ना कुछ कॉज तो इसका ये रहा होगा, ये पर्पस रहा होगा, या फिर नहीं ये इसलिए नहीं कर रहा है, कुछ और चीज़ है इसलिए ये चीज़ चल रही है। क्या आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा इस तरीके की चीज़ें? देखो किसी ने मुंह पे तो नहीं बोला, हाँ, पर आई एम श्योर लोग सोचते होंगे कि कहीं से कुछ तो मोटी फंडिंग आ रही है या फिर उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। देखो फंडिंग तो आ ही रही है तो ही तो चीज Right. चल रही है, पर ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या कोई ऐसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हमें पैसे दे रहा है। हमारी फंडिंग आती है, एक तो हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, हर 3 महीने बाद हमारा जो व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसपे 70-1,000 लोग हैं, वहां पे हम जाते हैं कि इतने पैसे आए, यहाँ पे खर्चा हुआ और इतने हमारे पास बचे। अच्छा। तो ऑन एन एवरेज हमारा 10-1 लाख का फंडिंग आती है महीने की। अच्छा। और अभी 8 या 9 लाख खर्च हो जाता है। और हमने हॉस्पिटल जब बनाया था तो उसका एक लोन लिया था, तो बाकी पैसे वो लोन चुकाने में चले जाते हैं। लेकिन हमारी फंडिंग आती है इंडिविजुअल डोनर से। भाई कोई वो भी बच्चे भी हैं जो पॉकेट मनी जमा करके भेजते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या वो भी लोग हैं भाई जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ये काम करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, तो वो डोनेट कर देंगे। जैसे CSR फंड जो हम कहेंगे कॉर्पोरेट से, वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है। फिर उसके बाद जो वो स्मॉल पार्ट है आपका? वो स्मॉल पार्ट है, जबकि क्योंकि हम लोग फंड रेज नहीं करते। आपने देखा होगा हमने कोई वीडियो नहीं बनाया कि हमें पैसे दो, वो हम फंड रेज इसलिए नहीं करते क्योंकि मेरे को अवेयरनेस प्रिय है ना। एक एक करके हम कितने पशुओं की जान बचा लेंगे। अवेयरनेस का ये है कि भाई आप बदल गए, आप वीगन हो गए, वेजिटेरियन हो गए, तो अब मुझे पता है हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ बच जाएंगी। अब अगर मैं पैसे मांगता हूं तो हो सकता है आप अवेयर होने वाले थे, अब आपके दिमाग में डाउट आ गया, अरे तो फंडिंग के लिए वीडियो बनाता है। हाँ। तो वो डाउट ना आए इसलिए हम फंड रेजिंग नहीं करते। तो फंडिंग हमारी आती है डोनेशन से। उसके अलावा जैसे ये हमारे बंगलोज हैं, यहाँ पे लोग रहने आते हैं, तो वो पैसे आते हैं। फिर उसके अलावा जो हमारा मीडिया है उसमें जो एड्स आती हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो, फेसबुक, इसके नीचे ऐड आती है, उसके पैसे। एंड जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उसके पैसे, तो वो सब आफ्टर टैक्सेस हमारे रेस्क्यू पे डोनेट हो जाता है। तो आप सैलरी लेते हो? नहीं, मेरे को भगवान की दया से
आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिए कुछ नहीं रखते हो? देखो मैं तो ये शुरू करने से पहले ही आई वॉज सॉर्टेड, है ना। मतलब मेरा एक वो था कि भाई मेरे को फार्म हाउस बना के रहना है, पैसा मैंने उसके लिए जोड़ रखा था, तो ज़मीन ज़मून से आ गई और वो हमने पीपल फार्म को 1 रुपये पे लीज दे रखी है। तो हाँ, 1 रुपया साल का आता है। 1 रुपया आता है। मैं डोनेट करता हूँ कई बार पीपल फार्म को, अगर आवश्यकता पड़े तो। जरूरत पड़ेगा तो। एनिमल रेस्क्यू जो आप करते हो उसका प्रोसेस बता पाओगे हमें? अभी जैसे तो अभी क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन ऑफिस है ये यहीं है। अभी जहाँ हम बैठे हैं ये पीपल फार्म का हेडक्वार्टर है। ओके। ठीक है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है वो एक अलग फैसिलिटी में बना हुआ है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो क्लिनिक यहीं था, फिर वो बड़ा होता गया तो हॉस्पिटल अलग है। तो यहाँ फ़ोन आता है, उसके बाद यहाँ से वो लोग हॉस्पिटल में चेक करते हैं जो कम्युनिकेशन टीम की, हमारे पास जगह है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हम रेस्क्यू लेने जा सकते हैं। अगर होता है तो फिर हम वहाँ से वीडियो वगैरह मंगाते हैं कि भेज दो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके हमारी गाड़ी जाती है। अब अगर डॉग है तो अलग गाड़ी जाएगी, और बैल है तो हमारे पास अब एक स्पेशल जीप है जिसमें वो हाइड्रोलिक एक लिफ्ट लगी है, वो जाते हैं। फिर तो एक कैचिंग टीम रहती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन क्या केस है, किस तरह से, कई बार लोगों ने बांध के रखा होता है, फिर हम पकड़ के यहाँ लाते हैं। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल में ही क्लिनिक है, तो जो हमारे वेट हैं वो डायग्नोज करते हैं, वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और जो पैरावेट्स की टीम है अब वो वहीं पे रिकवरी सेंटर भी है, तो उसमें पशु रिकवरी सेंटर में चला जाता है। एंड देन वंस दे रिकवर, उसके बाद वो अगर मतलब पपी नहीं है या बिल्कुल ही विकलांग नहीं है तो दे आर रिलीज्ड बैक। तो हम करते हैं रेस्क्यू, रिकवरी, रिलीज 3 आवर्स स्टरलाइजेशंस के अलावा है। हाँ हाँ ओके। आपके पास जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स से वेट्स हैं, वो वॉलंटियरली करते हैं या फिर आप उनको प्रॉपर पे करते हो? उनको नहीं, सैलरीड है सर। सैलरीड है सबके सब? लोकल है या बाहर से सब? हाफ जो है हमारा स्टाफ जो है वो यहीं का है, और हाफ जो स्टाफ है वो भारत के विभिन्न हिस्सों से है। कितना स्टाफ है ओवरऑल? कुल मिला के सारी टीम्स में अलग अलग हमारे करीब 50 से 60 लोग होंगे। ऑपरेशंस कैसे मैनेज करते हो इतने 50-60 लोगों का? आपने क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है हर एक चीज? देखो एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मीडिया एक डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्ट्स एक डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल का अलग डिपार्टमेंट है, रेजिडेंट एनिमल्स का अलग डिपार्टमेंट है, फार्म स्टे का जो है, जो लोग स्टे है या जो बाहर के एम्प्लॉयज भी हैं उनका जो किचन है वो देखना, वो फार्म स्टे, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है और एक सेकंड इन कमांड है, कोऑर्डिनेटर। ठीक है। ओके। एंड देन ये सब जो है फिर मुझे रिपोर्ट करते हैं। मुझे आप कह लो सीईओ कह लो, है ना, जो कि फैंसी लगता है टाइटल। सीईओ का मतलब ये है कि अगर कुछ छूट गया इन लोगों से वो मैं करता हूँ। तो कहीं चिप्स का पैकेट आपको दिखेगा पड़ा हुआ जो किसने नहीं उठाया तो वो मैं उठाऊंगा, मेरा ये काम है। पर अपन लोग मल्टीपल हैट्स भी पहनते हैं। जैसे मेरा काम मीडिया डिपार्टमेंट में एज अ स्क्रिप्ट राइटर भी है, कई बार मुझे कैमरे के आगे भी देखोगे, तो वी वियर मल्टीपल हैट्स। हाँ, वॉइस ओवर भी अच्छा खासा देते हो आप, बाय द वे। अरे थैंक यू। व्लॉग्स में, इंट्रो में आप ही का ही होता है ना? हाँ, अब किसी को तो करना है। एनिमल क्रुएलिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आप तो डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप देख रहे हो। जब इस तरीके का कुछ केस आता है आपके पास, आपको कॉल आता है स्पेशली क्रुएलिटी वाला, कैसे हैंडल करते हो आप इस चीज़ को? यार देखो, एक तो मेरे पास नहीं आ रहा डायरेक्टली, है ना, तो जो हमारा कम्युनिकेशन टीम है वहाँ पे आया, तो इमोशनल इम्पैक्ट ना थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली वो हो जाता है, बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो फ्रंट लाइंस पे हैं कम्युनिकेशन वाला, हाँ, उनको इम्पैक्ट होता है, खासकर जब मना करना पड़े कि हमारे पास स्पेस नहीं है। ओह। उसके बाद हाँ, जब हमारी हॉस्पिटल में एनिमल आता है तो मेडिकल टीम भी हिल जाती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग आप यूज टू नहीं होते। फनी है कि आप डेथ का यूज टू हो जाते हो, है ना, कि वो चला गया, रात को ठीक छोड़ के गए थे, सुबह नहीं उठा, हैपन्स। पर क्रुएलिटी ऐसी चीज है, वो हर बार ही आपको एक बारी थोड़ा तो झकझोर देती है। हाँ, थैंक यू, मैं वर्ड नहीं याद कर पा रहा था, ऐसा कर देती है। मेरे पास तब आता है कि भाई जैसे ज्योति है जो हमारी एनिमल वेलफेयर मैनेजर है, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करना है, या पुलिस के पास जाना है, तब मेरे पास आता है। उसमें मैं तो भाई कोशिश करता हूँ कि फुटेज वगैरह ना देखूं, इम्पैक्ट तो होता है। कोई ऐसा केस याद है आपको जहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा क्रूअल कुछ हुआ हो किसी एनिमल के ऊपर? आपने कलयुग नाम लिया, वो उस पर किसी ने गर्म तेल या एसिड फेंक दिया था तो वो जला हुआ आया। आई मीन ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि यार मतलब क्या, मैं नहीं कहूँगा कि मैं गुस्से में हूँ,
देखो हर चीज होती है, उसकी एक कॉजेशन है। मतलब डेयरी वाले को तो मुनाफा देखना है, वो छोड़ेगा ही, वो क्या करेगा, उसकी मजबूरी है ना। हर किसी की, बस किसान है, अब उसके खेत में वो घुस गया, वो गुस्से वाला था क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसे थे। मतलब मैं हर चीज आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ, तो पर दुख होता है आपको कि यार क्या है ये दुनिया, ऐसा लगता है मुझे अब थोड़ा, अब क्योंकि मैं 44 का हूँ, है ना। तो जब पहले जो था 34 में अलग रिएक्शन आता था। फिर अभी एक वैदेही करके एक डॉग थी, है अभी भी, पर अडॉप्ट हो गई, परसों ही अडॉप्ट हुई है वो। कोई आए थे लेने के लिए, हाँ, कपल आया था। तो वैदेही उसको इतना पीटा, उसकी आंख निकाल दी, और पीटा इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम पे गुर्रा रही है। तो ऐसी चीजें होती हैं, आपको लगता है कि यार क्या भगवान क्या सोच रहे थे, काहे दुनिया बनाई, ऐसे लगता है मुझे। मैं भगवान से ज्यादा नाराज रहता हूँ, लोगों से तो क्या नाराजगी रखनी। आई मीन दे डोंट चूज टू बी द वे दे आर, है ना। उनके भी पेरेंट्स ऐसे थे, उनका समाज ऐसा था, उनके टीचर्स ऐसे थे, तो वो ऐसे बन गए। ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि वैसे भी आप बताते रहते हो वीडियोस में कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड एक ही है। ठीक है। बात चली थी उस टाइम पे, तो जब इस टाइप की क्रुएलिटी होती है, जब आप वहाँ जाते हो खुद, उस टाइम पे कैसे कंट्रोल करते हो? क्योंकि मैंने भी बहुत नोटिस किया था, मैं आपको पहले बता रहा था कि उस टाइम हमें एज ए व्यूअर देख के लगता है कि रॉबिन को कितना गुस्सा आ रहा है, बट कैसे कामली उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया हुआ है। एंड मतलब हैट्स ऑफ, क्योंकि उस टाइम पे उस लेवल की कामनेस दिखाना ना, एक एक चीज़ पे बिल्कुल डीपली जाके बात करना ना, नहीं कर पाते लोग। और आई थिंक वहीं पे ही काम खराब हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे करते हो? देखो आई थिंक कि वही है कि आपको यू हैव टू कीप योर आईज ऑन द प्राइज। मैं यूटिलिटेरियन हूँ। आपका मुद्दा क्या है, चाहे वो लाइफ की बात करो या आप एक इंसिडेंट की बात करो, आप वहां पे क्या करने गए हो। अगर आपको वो कुत्ता लाना है तो क्या जो आपका एक्शन है वो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है या आपके गोल के अगेंस्ट ले जा रहा है। और जब आप रिएक्ट करोगे तो देन टोटली किस्मत पे है कि वो बात आपके फेवर में भी जा सकती है, अगेंस्ट भी जा सकती है। तो इसलिए यू हैव टू कीप योर विट्स अबाउट, यू हैव टू कीप योर कूल। पर ऑफ कोर्स एक पॉइंट पे जाके कई बारी आप थक जाते हो, है ना। कई बारी आपसे चीजें आपके हाथ से बाहर हो जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सामने वाले को ऐसे देखूं जैसे कि SHO है वो, है ना, चाहे वो DC से बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। एक इंसिडेंट देख रहा था मैं आपका भी पीछे से, कुछ रास्ते को लेके कुछ तो चल रहा था। हमने जैसे जमीन खरीदी सैंक्चुरी के लिए, मैंने आपको बताया जैसे हेडक्वार्टर है हॉस्पिटल, उसके बाद हमारी एक सैंक्चुरी है। जो घोड़े खच्चर आते हैं वो आते हैं, उनके पैर खराब हो चुके होते हैं, कम आते हैं, पर अब आप उनको सड़क पे नहीं भेज सकते, तो उनके लिए अब एक अलग जगह चाहिए। तो हमने उसके लिए एक लैंड खरीदा। लैंड के साथ हमने जिससे लैंड खरीदा उसको कहा रास्ता भी आप हमें खरीदवा के दो। तो वो रास्ते के हमने अलग पैसे दिए, 75,000 रुपये। उन्होंने कुछ पैसा अपनी जेब से डाला, तो उन्होंने साथ में पड़ोसी से, जरा सा रास्ता है वो लेके दिया, और हमारा काम चला था, हम ठीक चला था। फिर उसका ना किसी ने कान भर दिए कि भाई ये तो, एक तो हमें गांव में अंग्रेज कहते हैं लोग, क्योंकि मैं अमेरिका से आया था, और जो आया तो था भी गोरा था मैं धूप में, तो अंग्रेज कहते हैं आज तक। तो उसको किसी ने कह दिया कि अंग्रेजों के पास बहुत पैसा है, वही, और NGO और अमेरिका से पैसा आ रहा है। तो वो अड़ गया कि जी नहीं, ये रास्ता तो मेरा है, आपको जाना है तो 20 लाख रुपए दो। 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए दो। मेरे ख्याल से 30 लाख की तो जमीन है अंदर की सारी, है ना। तो फिर हमने कहा भाई ये तो जाति वाली बात है, भाई तुम क्या कर रहे हो। तो वो हमें तंग करता है, फिर हम जाते हैं, वो कोर्ट में मामला चला है। बीच बीच में वो ठीक रहता है, जिस दिन वो ज्यादा पी लेता है उस दिन वो ऐसे तंग करता है, अपने विलन रूप में आ जाता है। और बाई चांस जिस दिन वो अपने विलन रूप में आ रखा है और उस दिन कोई घोड़ा खच्चर ऐसा है जिसे अंदर से बाहर ले जाना है, बाहर से अंदर, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। पर अब बहुत, मैं बोलूँगा बहुत कामली उसको आप हैंडल करते हो। मतलब वो मारने भी पड़ा हुआ है तो भी, मतलब हाँ, वो 2 बार ही फिजिकल हो चुका है वो। हाँ, तो अभी तो पिछली बार तो पुलिस फिर आई ना, जब वो फिजिकल हुआ, थोड़ी चोट उसे लगी, थोड़ी चोट मुझे लगी, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस के वहाँ, फिर पुलिस उसको बोल के गई कि भाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता स्टेटस को लगाए, तुम भाई मत करो ये। तो ऐसे चला हुआ है। डू यू मेडिटेट ऑल्सो? मैं करता हूँ शुरू, और फिर मेरा वो छूट जाता है। आजकल छूटा हुआ है।
अभी कुछ दिन, अभी बिल्कुल सब एकदम परफेक्ट लाइफ रूटीन पे चल रही थी. कई बार क्या होता है, यू मिस अ बीट, यू लूज द रिदम. और मेरे साथ तो वैसे ही ना थोड़ा सीजन के हिसाब से रहता है. ये मौसम ऐसा है कि इसमें अभी बारिश हो रही है, यानी कि मैं डॉग वॉक नहीं ले जा सकता, वहां रूटीन हिल जाता है मेरा. तो शॉर्ट आंसर, अभी मेडिटेट नहीं कर रहा. अच्छा, जब करते भी हो तो कौन सी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन? माइंडफुलनेस. पर अगेन देखो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि वही आप बैठे हो, आपने 12 मिनट मेडिटेट किया. आप पूरे दिन में जब आप चल रहे हो, आपका बारी बारी ध्यान अपनी ब्रेथ पे आ रहा है, आप देख रहे हो कि हाँ भाई मैं डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो माइंडफुलनेस, बेसिकली आपकी माइंडफुलनेस कल्टीवेट हो रही है. आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को भी रीपर्पस कर रहे हो. जैसे मैं खड के पास जाके बैठा हूँ, डॉग के साथ बैठा हूँ, वहाँ 600 आवाज़ें आ रही हैं, बट देन यू आर एबल टू से ओके, आई एम गोना काउंट कि कितनी आवाज़ें आ रही हैं. अभी जैसे चिड़िया की आवाज़ आ रही, वो चिड़िया की आवाज़ आई, वहाँ संजय भैया बोल रहे हैं. तो यू ब्रिंग योर फोकस टू योर दिस वाली सेंस. माइंडफुलनेस मेडिटेशन का यही पर्पस है ना, कि आप अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल कर सको, कि उसको स्पॉटलाइट की तरह कहाँ पे शाइन कराना है. तो ये बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये भी कह सकते हैं या मैंने इसको ना इस टर्म्स में नहीं सोचा. मैंने एक मंक है, डंडा पानी, तो उनकी एक टॉक सुनी थी, छोटी सी थी, टेड या टेडेक्स थी. तो उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही कि देखो, योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अवेयरनेस गोज. अब ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो पल्ले आप बांध लेते हो, उससे आपकी एकदम लाइफ बदल जाती है. मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार. अभी मैं किसी से चिढ़ा पड़ा हूँ तो मेरा सारी एनर्जी वहीं जा रही है कि मैं इसको कैसे बताऊं, मैं इसको क्या करूं, है ना. बट इफ यू कैन कंट्रोल कि वेयर योर अवेयरनेस गोज, तो दैट मीन्स दैट्स वेयर योर एनर्जी विल फ्लो. बड़ी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी चीज है, बट आपने इसको पकड़ लिया. हाँ, दैट कंबाइंड विद, कहीं पे मैंने पढ़ा है मेंटल मॉडल्स होते हैं, तो कि टॉप आइडिया ऑफ योर माइंड, कि भाई आप की लाइफ में आजकल टॉप आइडिया ऑफ योर माइंड क्या है, व्हाट इज इट दैट यू आर वर्किंग ऑन, जो टॉप पे है. नॉट कि भाई मुझे जूते सिलवाने और मुझे गाड़ी सर्विस करानी है. व्हाट आर यू डूइंग? जैसे आप कह रहे हो मुझे अपना पॉडकास्ट शो बिल्ड करना है मसलन, है ना, तो मुझे ये देखना है भाई मुझे अपना ये वाला चैनल, टून्स वाला चैनल कैसे चलाना है, ये मेरा टॉप आइडिया है. तो आई एम गोना डू, मैं बारी बारी अपनी अवेयरनेस उस पे लाऊंगा, तो मेरी बारी बारी एनर्जी उसी पे जाएगी, तभी वो बढ़ेगा. भाई आप जिस पौधे पे पानी दोगे वही बढ़ेगा ना. तो ये उससे भी रिलेटेड है या फिर कुछ दो अलग अलग चीजें? लेट्स से मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई पर्टिकुलर मॉडल खरीदना है, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मुझे मेरी अवेयरनेस मुझे वही चीज़ दिखा रही है, या फिर वो गाड़ी पहले से ही वो सड़क पे घूम रही थी, मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं था क्योंकि मुझे वो नहीं खरीदनी थी पर्टिकुलरली, या उससे रिलेटेड मुझे कुछ नहीं करना था, ऐसा भी? वो अलग कॉन्सेप्ट हुआ, वो आपका सेलेक्टिव परसेप्शन वाली बात है. ओके. वो आपको मतलब वो था पहले ही, लेकिन अब वो चीज़ आपको उभर के दिख रही है, ऊपर ऑन द टॉप आ रही है वो. हाँ. कहीं पे भी अगर एनिमल क्रुएल्टी हो रही है और लेट्स से मैं वहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, सामने वाला पर्सन आप कह लो कि बहुत खूंखार है, या फिर आप कह लो कि मतलब अलग लेवल का क्रेजी है, और आप देख भी रहे हो कि वो एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, कर रहा है, ऐसे में कोई भी पर्सन जो वहाँ खड़ा हुआ है उसको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपकी लाइफ को थ्रेट नहीं है ऐसे व्यक्ति से, मैं कहूँगा 100 नंबर पे कॉल करो, वो उनको पीसीआर भेजनी पड़ेगी. आप पुलिस को बताएंगे कि देखिए ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट की अवहेलना है. अब पहले तो वो जो था अपना आईपीसी था, तो उसमें 428, 429 धारा थी. अब बीएनएस में मुझे पता नहीं कौन सी धारा है, पर उसकी भी वॉयलेशन हो रही है. अगर वाइल्ड एनिमल है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट भी है. वाइल्ड लाइफ एक्ट एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. उन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, दे विल हैव टू इंटरवीन. पर मान लो कि भाई आप हो ही ऐसी उज्जड़ जगह जहाँ पे वही माई बाप है व्यक्ति और कोई पुलिस नहीं और कुछ नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो सहना पड़ेगा. आई मीन आप क्या कर सकते हो, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सी सिचुएशंस है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो मेरी तो वही है कि आप अपनी सैनिटी कैसे मेंटेन करोगे. वो पशु तो बेचारा दबेगा. अब आप देखो, इतनी दूर की क्या बात करूं, मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ, हर तीसरे घर में एक गाय बंधी दिखेगी मुझे. वो छोटी सी रस्सी भी बंधी होगी, उसकी हड्डियां निकली होंगी, पीठ ऐसे गोल हो चुकी होगी, बछड़ा अगर है भी तो वो बंधा है और मुझे पता है वो मरेगा, है ना. मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, इलीगल ही नहीं है वो, है ना.
तो सेरेनिटी प्रेयर वाली बात है कि भाई भगवान जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करने की शक्ति दो, जिस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता वो मुझे सहने की शक्ति दो, और दोनों में मैं अंतर कर सकूं इतनी मुझे समझ दो, है ना। अब देखो ना, अब मैं आपको कहूँ कि वो वाला पत्थर उठाना जरा, तो आपकी समझ कहेगी ना कि भाई ये तो नहीं उठेगा, तो उस पर फिर शक्ति लगानी ही क्यों। उतना ही समय और शक्ति छोटे किसी पे लगा दो। अल्टीमेटली तो आपको पेन इज फेल्ट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ना, आपको उसी इंडिविजुअल को थोड़ा बचाना है। आपको अपने समय में जितने इंडिविजुअल्स को बचा सकते हो बचाओ। तो पिक योर बैटल्स, फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन चेंज। थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा नहीं, काफी कोल्ड है। हाँ, पर देखो इस काम को आप शुरू करते हो बिकॉज यू हैव अ ब्लीडिंग हार्ट, पर इस काम को आप जब कंटिन्यू करते हो यू हैव टू कट दैट हार्ट आउट, ताकि आप इसको सस्टेनेबली कर सको। आप बताओ ना, जब आप हॉस्पिटल जाओगे आपको कौन सा सर्जन चाहिए जो एकदम इमोशनल हो जाए, हाय मेरा बच्चा इसको बचाना है, या जिसके लिए ये रूटीन मैटर है, कोल्ड, जिसका हाथ जो है एकदम कांपेगा नहीं, कौन सा? ऑब्वियसली। बट इन केसेस में लोगों को सजाएं होती हैं एक्चुअल में। आज ही हुई है। वो देखो ना, वो दिल्ली के पहाड़गंज में 70 साल के कोई व्यक्ति थे, अक्ल देखो उनकी, कोई कुत्ता उन पे भौंका, उस पे उन्होंने जी कोई एसिड डाल दिया, चला केस, और अब जज ने कर दी साल की सजा, साल के लिए अंदर गए साहब। बट उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है, भाई विटनेस चाहिए या सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पुलिस के साथ परस्यू करोगे तो बेसिकली अगर आप किसी कोई एनिमल क्रुएल्टी देख रहे हो कहीं पे, तो अगर वही वाली बात है, अगर खूंखार है व्यक्ति सामने वाला बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ के लिए अगर थ्रेट है, तो सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट कर लो। ऐसा कुछ वीडियो जो भी आप अपनी सेफ्टी मेंटेन करते हुए जो आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट कर लो, और पीसीआर फिर आप फोन करो 100 नंबर पे, क्योंकि बाद में तो एविडेंस ही चाहिए ना। हाँ, एविडेंस तो चाहिए, एविडेंस तो आपको चाहिए, सजा तो तभी होगी ना। आपका वीडियो देख रहा था मैं एक, तो उसमें आप बात कर रहे थे काउस के मिनिएचर की। यार क्या था कि जैसे हमारे एंशिएंट ब्रीड्स हैं जो कि छोटी हैं। अब एंशिएंट से आप ये मत सोचो कि प्रकृति में एग्जिस्ट ही करती थी। सारे ये जो पशु आप देख रहे हो, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, ये सब डोमेस्टिकेटेड हैं, तो वाइल्ड से इन्होंने ब्रीड की हैं। चलो वो एक ब्रीड चली आ रही थी, अब उन्होंने नया फंडा बना दिया, वो उसको 12 इंच 18 इंच का बना रहे हैं, जिससे भाई उसको बहुत तकलीफ है, उसके जोड़ों में दर्द रहता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स। आप देखो जैसे अब ये कुत्ता है जो पग, उसमें दिखता है ना, आपने किसी चीज को इतना सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके इतना मॉडिफाई कर दिया, वो सांस नहीं ले सकता, सारा टाइम वो हाँफते रहते हैं। आप देखोगे मुर्गियां हैं, उन्हें ऐसे थोड़ा, मैं सॉरी मिनिएचर ब्रीड से आगे जा रहा हूँ, पर जैसे मुर्गियां, उनको ऐसा ब्रीड कर दिया कि भाई फटोफट 30 दिन में मांस मिल जाए, कि उनके अपने पैर उनका वजन नहीं झेल पाते, वो कोलैप्स कर जाती हैं। या भैंस है, उसको ऐसा बड़ा कर दिया कि उसके आप थन देखो, उससे चला नहीं जा रहा होता, कंपटीशन में बस कर करके बड़ा कर दिया। तो इसी तरह वो अपने शौक के लिए उसको छोटा कर दिया। क्या जरूरत है? आपको गाय पालनी है, किस लिए? गाय से प्यार है, पालनी है तो गाय, भाई सड़क पे लोग छोड़ रहे हैं, गाय पालो ना, गौ पालन करो। लोग कहते हैं आप आजकल लोगों को डराने के लिए भगवा पहन रहे हो। मैं तो सोच रहा था आज भगवा पहन के पॉडकास्ट करोगे। आजकल कहा था कि देखो जो भी स्थिति ऐसी है जहां पे मैं उसे हिंसा से अहिंसा की ओर ले जा रहा हूं, और जो भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है ना, चाहे आप कुत्ता बचा रहे हो, चाहे आप गौ रक्षा कर रहे हो, अगर हम भगवा पहनते हैं तो हम एक बैनर के अंडर काम कर रहे हैं, और हमें कोई नया बैनर नहीं चाहिए। ये हमारा पहले वाला बैनर चला आ रहा है, बढ़िया है ये। तो हमें बुद्ध भी भगवा पहनते थे, हमारे झंडे में भी है भगवा, सैफरॉन। नहीं, मुझे लगा था आज पॉडकास्ट में मेरा भगवा पहना होगा आज का। आज तो ऐसा कोई ऐसी स्थिति थी नहीं ना जो अहिंसा से हिंसा की ओर ले जा रहे हो। फ्लाइंग बीस्ट से क्या दुश्मनी है आपकी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, अब उन्होंने एक नया काम शुरू किया है, भाई वो घी बेच रहे हैं, ठीक है। साथ ही में अपने कई वीडियोस में वो गौ माता करते हैं, बोलते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं। तो मैंने सिंपली पूछा है उनसे कि आपका क्या प्लान है? आप घी जो है दूध से बनाओगे, वो दूध के लिए गाय को प्रेग्नेंट करोगे, उसका बच्चा होगा, बच्चे का क्या करोगे? ए, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी उसका क्या करोगे? बी, क्योंकि आप अंततः पैसे के लिए धंधा कर रहे हो ना, तो आप ये तो बूढ़ी गाय रखोगे, बछड़ा रखोगे, तो आपका तो नुकसान है। कैसे? और अगर
इन्हें पालते हुए भी आपके पास कोई प्रॉफिटेबल मॉडल है तो भाई आप शेयर कर दो, क्योंकि भारत भर में जो गाय घूमती हैं इतनी बेचारी कचरा खाती हुई दिखती हैं, फिर लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे ना, आपका मॉडल फॉलो कर लेंगे। लोगों के लिए भी बेटर है। आप देखो, कोई कह रहा है कि कोई, मैंने सुना ही है कि किसी गाय ने किसी लेडी को मार दिया हाल ही में, मैंने वीडियो देखा नहीं है, तो ऐसी भी घटनाएं बंद हो जाएंगी। इतनी पब्लिक आपके साथ जुड़ी है, गौ सेवा आप करते हो तो सीक्रेट शेयर कर दो। तो उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा फ़ोन पे बात करते हैं। मैं कहा देखिए मैंने सार्वजनिक तौर पे सवाल किया है, सार्वजनिक जवाब आए तो बेहतर है। तो उसके बाद सार्वजनिक चुप्पी ही आई है। आपने उसके बाद फिर कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, फिर मैंने किया नहीं, मतलब मैंने लोगों को बताया कि देखिए अभी तक जवाब आया नहीं, क्योंकि लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, जैसे आप पूछो फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि उनका कोई जवाब ही नहीं आया। मतलब मैं किसी को हरास नहीं कर रहा, मैं समझ गया उनके पास जवाब नहीं है देने को। मे बी कोई ऐसा या जवाब है बट ही इज नॉट प्राउड ऑफ दैट जवाब, मेरी अजम्पशन है। आपने उनको सोचने पे तो आई एम श्योर वो किया होगा थोड़ा बहुत। देखिए जिसने काम शुरू किया उसने सोच समझ के काम शुरू किया है। हो सकता है जो उनकी ऑडियंस है उसमें जो कई लोग निर्लज्ज नहीं है उनको सोचने में मजबूर किया, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स आए, उन्हें पैसा चाहिए, हमें घी चाहिए, भाड़ में गई गाय, ऐसे भी कमेंट्स आए हैं। रॉबिन की गाय के दूध से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को तो पिज्जा पसंद था मुझे तो घी भी बहुत पसंद है कि भाई जैसे दाल में घी डाल के खाओ। अब बेशक वो अनहेल्दी हैं दोनों चीज़ें, घी एज अ दवाई अच्छी चीज़ है, पर जैसे हम पंजाबी लोग घी खाते हैं तो थोड़ा हर चीज़ में डाल लिया या पिज्ज़ा खा लिया, वो अनहेल्दी है, पर फिर भी मुझे पसंद है। मेरी समस्या है जो गाय के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है डेयरी के लिए उससे। और सिंपल सी बात है कि देखो एक समय पे क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश था, जो मोस्ट ऑफ द आबादी थी वो किसानी करती थी तो घर में गाय होती थी, गौवंश आपका नेचुरली चला हुआ था, उसमें कई बारी आपको दूध मिल जाता था, क्योंकि आपको गोबर चाहिए, आपको बैल चाहिए। अब खेती जो है वो मशीनीकृत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही कम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये जो गाय वाला मामला है ये इनसे अलग हो गया, किसान से अलग हो गया, डेयरियों पे चला गया और गाय बन गई मशीन। तो आज जैसे लोग कहेंगे कृष्ण जी भी तो पीते थे, तो भाई कृष्ण जी की तरह गाय भी तो पालो, आप तो गौ शोषण कर रहे हो, है ना। गाय आप ऐसे रखते हो जैसे कंस ने रखी हो, उस बात से समस्या है। फिर अभी तो मैं गाय की बात कर रहा हूँ, भैंस की कोई बात नहीं करता, क्योंकि भैंस दिखती इसलिए नहीं, वो सारी काट के एक्सपोर्ट हो जाती है, अरब मुल्कों में जाती है, वियतनाम में जाती है। आप कहो कि जी मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो हिंसा नहीं कर रहा, पर दूध के लिए हिंसा हो रही है। डॉग्स के लिए आपने एक पैरवी करते हुए यूथनाइज इज दिस द राइट वर्ड? हाँ, इसके लिए आप कुछ कर रहे हो ऊपर तक, लाइक कुछ इनिशिएटिव लिए आपने? देखिए अभी तक तो यही है, मैं PIL फाइल करना चाहूंगा। फिलहाल यही है कि लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग तो है। अभी तो एनिमल लवर्स ही इसके अगेंस्ट हैं। मैं मतलब मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि देखो कोई एग्रेसिव डॉग है उसको यूथनाइज कर देना चाहिए, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव देखो। आइडियली हर पशु हर व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे, पर हम आइडियल में रहते नहीं। हमारे पास क्या ऑप्शन है कि भाई एग्रेसिव डॉग आया, चोट लगी थी, उसको हम रिलीज कर देते हैं, तो वो जाएगा किसी ना किसी को तो काटेगा, लोग उसको पीट के मारेंगे, उसके साथ और भी कुत्ते पिटेंगे, एंड जो व्यक्ति को उसने काटा उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो इससे बेटर क्यों ना हम उसको एक चैन की मौत दे दें। दूसरा, अब हमारा ये पिछले हफ्ते का केस है, हमने कल वीडियो डाला है, किसी ने अपने पेट को, भाई वो घर शिफ्ट कर लिया, वो पेट को वहां बंधा छोड़ के पुराने घर में 6 साल से कुत्ता बंधा हुआ है यार, दूसरा कुत्ता अडॉप्ट कर लिया था। अब ठीक है, अब किसी का माइंड बदल जाए, भाई उसको नहीं चाहिए वो पेट, आप किसी से जोर जबरदस्ती से तो रखवा नहीं लोगे ना पेट। तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा किसी को नहीं चाहिए पेट, तो उसके पास यूथनाइज कराने का ऑप्शन होना चाहिए। लोग भड़क रहे हैं मेरे पे कि यार ये क्या बात हुई, यूथनाइज कराने का ऑप्शन क्यों होना चाहिए। वो ऑल्टरनेटिव नहीं कंसिडर करते। ठीक है, नहीं है ना आज ऑप्शन, क्या है, वो 6 साल से कुत्ता बंधा है या सड़क पे आएगा। जो कुत्ता घर में पला बड़ा है वो स्ट्रीट्स पे थोड़ा सर्वाइव कर पाएगा, खासकर ब्रीड वाला कुत्ता, तो मरेगा, तड़प के मरेगा। मैं कह रहा हूँ कि डिसेंट डेथ दे दो, मैं नहीं कह रहा मार दो, मैं कह रहा हूँ मरना उसने है ही, उसको तड़पने से बचा लो। पर ये स्टोरी आपने कवर करी जब, लेट्स से ये 6 साल वाली, तब जाके लोगों के सामने आई। वो तो उसकी सफरिंग तो चली रही थी। अगर आप उसको कवर नहीं करते, आपके पास वो कॉल नहीं आती,
तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। अब जब आपने वो वीडियो डाला, जब वो चीज़ें हुई और जब लोगों ने देखी होंगी, तब लोग ऑब्वियसली उसके बाद सिंपैथाइज भी किए बहुत सारे लोग, और लोगों ने बोला कि भाई बहुत गलत चीज़ है, राइट? तो ऑल्टरनेट ऑप्शन ही दे रहे हो आप भी, राइट, उसी चीज़ का कि यार एक ये चीज़ इस तरीके से अगर हो जाए तो बेचारे उसकी सफरिंग कम हो जाए, ऐसे। हाँ करेक्ट। और जो लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं वो कोई समाधान थोड़ा ना दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, ऐसे 6 कुत्ते और बंधे हैं, नहीं करते यूथनाइज क्योंकि वैसे भी इलीगल है। 6 कुत्ते बंधे हैं, मैं ले आता हूँ, करो अडॉप्ट। आप देखो ना, हमारे पास है इतने कुत्ते हैं इस समय, 22 कुत्ते हैं, घरों की वेट कर रहे हैं, करो अडॉप्ट। बाहर किसी कंट्री में है ये रूल? हाँ बिल्कुल, अमेरिका आप देखो, ठीक है, अमेरिका में शेल्टर में डॉग आता है, उसके पास कुछ समय है अडॉप्ट होने। एग्रेसिव डॉग तो पुट डाउन 100%। शेल्टर में डॉग आया, कई शेल्टर्स होते हैं नो किल ऐसी जगहों पे जहाँ पे अडॉप्शन रेट्स हाई हैं, पर जहाँ पे नहीं है, जैसे एरिज़ोना जहाँ पे मैं था, कुत्ता आया, कुछ समय बाद अडॉप्ट नहीं हुआ, तो दे विल हैव टू पुट डाउन अ हेल्दी डॉग, बिकॉज जो दूसरा कुत्ता आना है उसके लिए भी तो जगह बनानी है ना। आपको आउटफ्लो तो चाहिए, इनफ्लो तो आप लेते रहोगे, आउटफ्लो पे आप कह दो नहीं नहीं यूथनाइज नहीं करना, फिर क्या होगा? बाहर मतलब इजीली ये लॉ बन गया। पेटा जैसी संस्थाएं जो बहुत एक्टिव रहती हैं इन चीज़ों में, उन्होंने पीटा बहुत यूथनाइज करता है एनिमल्स खुद। पीटा से लोग नफरत भी इसलिए करते हैं बहुत से लोग कि पीटा यूथनेजिया प्रो है। अच्छा, कोई भी समझदार एनिमल वाली ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट सफरिंग होगी, अगेंस्ट यूथनेजिया नहीं। मुझे भी ना ये वर्ड नहीं था पता, ऑनेस्टली बताऊं। जब मैंने आपका एक वीडियो देखा था तो मुझे भी समझ में आया कि अच्छा ये एक वर्ड है और इसका मतलब क्या है कि सफरिंग से उनको रिलीज करना। और ठीक है, आई थिंक इसी तरह से अवेयरनेस बढ़ती है। एक पेनलेस डेथ, आप मृत्युदान कह लो। चलिए, आई थिंक इसके बारे में और ज़्यादा बात होनी चाहिए। मतलब जितने ज़्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, उसके बाद एक कंक्लूजन पे अगर आ जाएं हम, और इस तरीके से अगर कुछ ये ऑप्शन मिल पाए। बट आप PIL करने की सोच रहे हो, राइट? इवेंचुअली तो करनी पड़ेगी ना। अब देखियो, ग्रास रूट्स चेंज आता है, लोगों की परसेप्शन बदलती है, उसके बाद लॉ तो तभी, लॉ में संशोधन तो तभी होगा जब कोई PIL फाइल करेगा। तो बेसिकली आप, जितना मैं ओवरऑल समझ पाया हूँ अब, पीपल फार्म आपका जो मेन पर्पस अभी लग रहा है, मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ, आप ओवरऑल लोगों की सोच बदलने में लगे हुए हो, राइट? कि आप लोगों, ऐसा भी नहीं कि मतलब सोच बदलने में लगे हो, आप बस ये बता रहे हो ये सही है ये गलत है, ऐसा, और चूज आपको करना है। हाँ, दैट इज बेटर। देखो, सोच बदलना ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी सोच ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो उनके एक्शंस हैं वो उनकी अपने बिलीफ से लाइन अप हो जाए। उनका बिलीफ ये कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान कम से कम दर्द देके जीता है जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये पीपल फार्म का ये मेथोडोलॉजी है। गोल तो यही है कि भाई सफरिंग रिड्यूस हो। तो टुवर्ड्स द एंड मेरा एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप यहाँ करते हो, कौन सी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आप करते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यहाँ पे? तो हमारा मेन जो फोकस रहा है ना वो है नो टिल फार्मिंग, कि हम सॉइल को डिस्टर्ब ना करें। उसके 2 मोटे मोटे कारण हैं। एक तो भाई जब आप सॉइल की टिलिंग करते हो तो एक्सेसिव सफरिंग होती है, भाई केचुए मरते हैं, स्नेल्स मरती हैं, ये वो एक ये। दूसरा, आज जो फार्मिंग हमारी इतनी ज़्यादा केमिकल बेस्ड है ना, वो टिलिंग की वजह से ही है। तो मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। फार्मिंग की शुरुआत क्या हुई कि भाई आपने जंगल काटा, ठीक है, और आपने खेत बना दिया। अब सॉइल में एक न्यूट्रिएंट बैंक है, वहां पे आपने हल चलाया ताकि पुरानी जड़ें वड़ें हट जाएं एंड सॉइल जो है सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब आप बीज बो तो वो फटाफट अपनी रूट्स फैला पाए। अब जब वो फटाफट रूट्स फैलाएगा तो क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट अपटेक भी फटाफट होगा। एक दूसरा, आपने क्योंकि टिलिंग कर दी तो अब उसके जो भी सारे माइक्रोबियल लाइफ थी वहां पे, जो भी फंगल नेटवर्क्स थे, वो सब डिस्टर्ब हो गए। तो डीकॉम्पोजिशन आपकी प्रोसेस स्लो डाउन हो गई। तो न्यूट्रिएंट्स ऐड तो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, अपटेक फास्ट हो गया। तो वही हो गया ना भाई, बैंक में से आप पैसा निकाले जा रहे हो, डाल रहे नहीं, तो बैंक खाली हो जाएगा। इवेंचुअली जमीन हो गई बंजर, नॉट अ प्रॉब्लम, हम दूसरा जंगल काटेंगे, आगे चले जाएंगे। पहले स्लैश एंड बर्न ऐसे ही थी ना फार्मिंग। अब जब आप एक जगह टिक गए हो तब समस्या आती है, अब क्या करें। अब सॉइल में आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में गाय थी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहले तो सभी लोग खाना ही उगाते थे। गाय है, उसका गोबर वहां पे चला गया, जो वीड्स वगैरह आपने निकाले, जो बेकार के आपको मतलब नहीं चाहिए घास, वो आपने गाय को दे दिया, गाय ने गोबर दिया, गोबर वहां चला गया और एक आपका सिस्टम चल गया। समस्या आई
जब कुछ लोग बहुत से लोगों के लिए खाना उगा रहे हैं, अब गोबर वाला काम नहीं हो सकता, वो लॉजिस्टिकली थोड़ा हार्ड हो जाता है, गोबर आप कितना फैलाओगे, तो अब आपको चाहिए यूरिया, है ना, 12-32-16। तो ये सब कुछ टिलिंग की वजह से हुआ। अब ये सब मेरी नॉलेज थ्योरेटिकल थी, तो मुझे था कि मैं इसको हकीकत में लाऊं, प्रैक्टिस करूं, देखूं। तो हमारा था कि भाई एक तो कम सफरिंग से खाना उगाएं, दूसरा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नॉलेज में करके देखूं हो सकता है या नहीं। तो हम नो टिल से अपनी सब्जी वब्जी उगा लेते हैं। ग्रेन्स के लिए हमने नो टिल में इतनी अभी हमें सक्सेस मिली नहीं, क्योंकि ग्रेन्स के लिए क्या है, आपको लैंड थोड़ा बड़ा चाहिए और थोड़ी मशीनें चाहिए, उसका एक सिस्टम ही पूरा फर्क रहता है। तो हम यहाँ पे फार्मिंग करते हैं मल्चिंग करके, वीड्स काट दिए, ऊपर जैसे ये बांस के पत्ते वत्ते पड़े हैं, ऑर्गेनिक मैटर ये डाल दिया, उससे वो चोक आउट भी हो गए, जड़ें अंदर ही सड़ गई। इसी के ऊपर हमने, भाई हमारे पास तो खाद वो है, गोबर भी है, वो डाल दिया, गत्ता बिछा दिया, और जो पौधे लगाने हैं इसी में छेद कर करके लगा दिए। तो ये हमारा मेन फंडा है नो टिल फार्मिंग। ऑर्गेनिक तो जाहिर सी बात है ही। आपके साथ अगर किसी को कनेक्ट करना हो तो कोई कनेक्ट कर सकता है? कनेक्ट करना जैसे बात करने के लिए? कनेक्ट एज इन कि आपके पास यहाँ आके कुछ टाइम के लिए नहीं, एक तो आपका वॉलंटियर प्रोग्राम है। देखिए एज ए लोग वॉलंटियर कर सकते हैं। ये आपने वैसे फनी बात पूछी, क्योंकि जब आप आए इसी बारे में बात चल रही थी, मेरे को सालों से लोग कह रहे हैं भैया आपके साथ जुड़ना है। हाँ। अब मैं जवाब देता हूँ कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे पशुओं की मदद करो, खाना खिलाओ, फर्स्ट एड दो, क्योंकि ना हमें ब्रांड बनना, ना हमें रिलीजन बनना, है ना मुझे बाबा बनना। तो जहाँ पे हो पशुओं की मदद करो, हम कॉज से इकट्ठे जुड़े हैं। ये मेरा बड़ा बेवकूफ वाला रिप्लाई था, बिकॉज मैं आज तक ये नहीं समझा कि उसको अच्छा काम करना है, पर उसकी एक अपनी नीड है टू बिलोंग टू अ लार्जर कम्युनिटी। तो इसका समाधान अभी नहीं है मेरे पास कोई। अभी हमारा एक ये जरूर है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे एनिमल लवर्स हैं उस एरिया के, उनसे आप जुड़ सकते हो। तो वो आप जाओ peoplefarm.org/HHA, हाँ, ह्यूमंस हेल्पिंग एनिमल्स, peoplefarm.org/HHA, वहां जाओ, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, वहां के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। पीपल फार्म से नहीं जुड़ रहे, वहां के ग्रुप से जुड़ रहे हो। पर अब हम इसका कोई औपचारिक कुछ तरीका निकालेंगे जहां पे हम लोगों की इस नीड को केटर कर पाए कि दे वांट टू फील दे बिलोंग, दे आर कनेक्टेड। साल में एक आधा दिन को ऐसा जब वो लोग गेट टुगेदर भी कर पाए। ठीक है, अपने अपनी जगह पे वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, बट वही वाला सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली, हाँ, करना पड़ेगा। देखो वही है, स्पेस तो बहुत बढ़िया है आपके पास। बाबा भी बन सकते हो वैसे आप यहाँ तो। मैं कल्चर ऑफ फॉलोइंग के अगेंस्ट, जैसे सफरिंग के मैं अगेंस्ट हूँ। ये जो कल्चर ऑफ फॉलोइंग है, मतलब कि भाई मुझे क्या लगता है कि हमें पसंद बुद्ध हैं। बुद्ध के कौन गुरु थे? बुद्ध किसे फॉलो कर रहे थे? तो तुम्हें बनना बुद्ध है, तुम्हारा आचरण तो उनके शिष्यों वाला जैसा है सिर्फ। तो प्लीज, मुझे लगता है कि बी योर ओन पर्सन। ये जो टेंडेंसी है टू लैच ऑन टू स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटीज, और स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटीज देन यूज दीज पीपल अपने गेन के लिए, अपनी ईगो के लिए। मतलब नफरत है मुझे इससे, कल्चर ऑफ फॉलोइंग से। आपने बुद्धा को पढ़ा है? बेसिक जो उनकी स्टोरी है, जो उनकी टीचिंग्स है, मेरे तो यार उन्होंने कह दिया डू नो हार्म, है ना, ये आपको समझ में आ गया। इतना सा जो प्रिंसिपल है, उसके आगे की पॉलिसी आप खुद निकाल सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जी क्यों रहे हो, आपने वो फिगर आउट कर लिया। बाकी चीज के लिए आपको कोई गुरु, बाबा, बुक नहीं चाहिए। पर्पस आपको क्लियर हो गया जब? इस बारे में मैं थोड़ा सा बोलूं? आराम से बोलो। आपका एक बिलीफ रहता है, ठीक है। अब आपका, कई लोग कहेंगे कि भाई मेरा तो बिलीफ है कि दुनिया जो है लेने के लिए बनी है, और मुझे उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसमें आपके आगे आतंकवादी और रेपिस्ट टाइप लोग। एक बंदा कहता है बुद्ध कि दुनिया जो है देने के लिए बनी है। अभी ये सेंट्रल बिलीफ है, इसमें किसी का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर आप अपने आप को बुद्ध के ज्यादा करीब मानते हो, है ना, मान लो कि देयर इज अ स्केल, आप बुद्ध के ज्यादा करीब हो, तो दैट मीन्स कि आप जिंदगी कुछ अच्छा करने के लिए जियोगे ना, है ना। नॉट सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, आप कुछ अच्छा करने के लिए जियोगे। अब अच्छा क्या है? अगर हम वर्ल्ड के, मतलब अर्थ के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो मैं आपको फॉर अ डेफिनेट बता सकता हूँ, एक चीज जो ऑब्जेक्टिवली बैड है वो है फिजिकल पेन। हर कोई उसको अवॉइड करता है, केचुआ, आदमी, औरत, गाय, कुत्ता, हर कोई। फिजिकल पेन एब्सोल्युटली बैड है, तो फिजिकल पेन को कम करना एब्सोल्युटली गुड है। तो दैट मीन्स आपको जिंदगी ऐसे जीनी है। अब जिंदगी आप जियोगे तो दर्द तो कॉज करोगे, पर ऐसे जियो ना कि कम से कम दर्द
कॉज हो, अपनी ज़रूरतें पूरी हों। और आपकी ज़रूरत अगर 1 कटोरी चावल खा के पूरी हो रही है तो ना 2 कटोरी खाओ, ना उस चावल में मीट डालो। अब जो जैन मंक्स रहते हैं वो इसीलिए ऐसे चलते हैं ना, रात के बाद नहीं चलेंगे कि भाई चलेंगे तो कीड़े मरेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए कि सफरिंग कम हो जब हम जी रहे हैं। एंड दूसरा, जब आप जी रहे हो और आपको पता लग गया कि आपकी वजह से सफरिंग हो रही है, तो ही तो आप एक और दिन जिंदा रह पा रहे हो ना। तो दैट मीन्स योर टाइम इज नॉट योर ओन। तो आप भांग पी के पड़े हो धर्म कोर्ट में, वेल दैट डजंट कट इट, दैट इज ऑल्सो बैड। तो आपको अपना समय यूटिलाइज करना है कुछ अच्छा करने के लिए। तो अब मुझे बताओ, इसमें आपको कौन सा फिलोसफर, कौन सा ओशो, कौन सी किताब चाहिए भाई? आपको ये बात समझ में आ गई? आप अपने हर फैसले को इसके तहत देखो कि भाई मैं पार्टी करने जाऊं या मैं रेस्क्यू करने जाऊं। हाँ, आप कहोगे कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं हाइक कर लूंगा तो मैं कल काम बेटर कर पाऊंगा, तो आप करो। पर हर चीज को इवैल्यूएट तो करो कि आप क्यों वो कर रहे हो, आप किसके साथ समय व्यतीत कर रहे हो, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसने दे रहे हो। वेरी नाइस। एक चीज को लेकर आप अभी बहुत ज्यादा वोकल लगे थे, मैं देखा था एक वीडियो आपका, एक बहुत बड़ी शादी हुई थी अभी इंडिया में। मैंने तो उसके बारे में ना कोई रील बनाई ना कोई वीडियो, नहीं, सिर्फ एक व्लॉग में मैं ब्लड डोनेट करने गया था, जो कि मेरा प्रयास विफल रहा था क्योंकि मुझे रेबीज का इंजेक्शन लगा है पिछले 12 महीने में, तो उन्होंने लिया नहीं मेरा खून। मैंने ये कहा था कि मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे लोग शादी ब्याह करते हैं, दिखाते हैं, सिर्फ जो एक बड़ी शादी नहीं हुई, लोग हर कोई अपनी शादी दिखाता है, तो अच्छा काम भी दिखाओ। अच्छे काम को लोग ऐसे फिर छुपाते हैं कि नहीं नहीं एक हाथ से कर, दूसरे को नहीं पता नहीं लगना चाहिए। नहीं भाई, बिकॉज जो दिखेगा वही बिकेगा। आज कंज्यूमरिज्म जो वाला जो कल्चर है उसको इसीलिए बढ़ावा मिल रहा है ना, जो गाड़ी लेता है, जो शादी लेता है, जो वेकेशन लेता है, इंस्टाग्राम ये वो। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा काम भी दिखाओ, नॉट आपकी ईगो बूस्ट के लिए नहीं, पर ताकि वो ट्रेंड करे यार, इसलिए। क्योंकि ये मैंने पहली बार किसी पर्सन से सुनी होगी इस तरीके की बात कि यूजुअली हमें भी ये बताया जाता है कि ठीक है अच्छा करो और नेकी करो और दरिया में डाल, राइट, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करनी है। बट आई थिंक आज का ज़माना वही हो गया कि आपको बताना पड़ता है ताकि और ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, ऐसा। हाँ देखो, वो क्यों कहा गया था, वो इसीलिए कहा गया था ना ताकि कि इट डजंट गो टू योर हेड कि देखो मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, उसका ये कारण था। अगेन वही है ना, चीज़ों के अगर आप प्रिंसिपल्स को समझ लो तो आप पॉलिसी को अपडेट कर सकते हो। आप देखो ना, हमारे फोनों पे तो ऐप वगैरह अपडेट हो जाती हैं। ये जो चीज़ें चली आ रही हैं इन्हें कौन अपडेट कर रहा है? तो आप अपनी समझ से अपडेट करोगे ना। तो आज के ज़माने की ये रिक्वायरमेंट है कि जब कंज्यूमरिज्म में हमारी आत्मा तक बिक गई है, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो दिखाएं ताकि और लोग थोड़ा इंस्पायर हों, जगें। राइट। आपकी जर्नी के ऊपर अगर कोई बुक लिखी जाए, उसका टाइटल क्या होगा? मैं लिखी है ना बुक, हैप्पीनेस हैपेंस। लिखी है आपने बुक? हाँ, मैंने अभी 3 दिन पहले आई हैव साइंड अप विद अ लिटरेरी एजेंट। हाँ, तो साल एक बाद आपको मिलेगी। मैं पढ़ूंगा उसको, पक्का पढ़ो। हैप्पीनेस हैपेंस। वेरी नाइस। तो हैप्पीनेस मिल गई आपको? लास्ट क्वेश्चन मेरा। हाँ मिल गई। मैंने कुछ समय बाद रियलाइज किया, मेरी हैप्पीनेस की परिभाषा भी बदली। जब ये काम शुरू किया तो मैं बहुत रोया, लिटरली रोया कि यार ये क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ को। पर फिर भी मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा उसका आंसर नहीं आता था अपनी फिलॉसफी के अनुसार। तो अच्छा काम करना ही पड़ेगा, एज इफ समबडी हैड गन टू माई हेड। या फिर आप अपने विश्वास के विरुद्ध जियोगे, वो तो मैं कर ही नहीं सकता ना। अब जब कुछ साल हो गए ना ये करते करते, तब मैंने रियलाइज किया कि यार आई हैव दिस डीप सीटेड कंटेंटमेंट, जिसे मैं हैप्पीनेस समझता था वो तो हैप्पीनेस है ही नहीं। एजिटेशन वाली स्टेट, वो तो मैं समझ गया था, बिकॉज आप उसे पा भी जाते हो, आप उससे अडेप्ट कर जाओगे, वो मृत तृष्णा है। तो ही मुझे लगा था हैप्पीनेस होती नहीं है। अब ये जब कंटेंटमेंट मिली, और इट्स एन एक्सपीरियंस, अब इस एक्सपीरियंस को ना बयान नहीं कर सकते, वो फील करने वाली चीज है। तो वो जो कंटेंटमेंट थी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, कि भाई फिजिकली इमोशनली तो मैं ओके हूँ, और जो एग्जिस्टेंशियल वॉइड था कि मैं जी क्यों रहा हूँ, वो पर्पस मिलने के बाद वो सफरिंग जो है मेरी खत्म हो गई, एंड आई वॉज हैप्पी। अब हैप्पी का मतलब ये नहीं है कि मैं हर समय आपको एक्सटैटिक दिखूंगा या कभी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मैं प्रॉब्लम्स को अच्छे से झेल पाऊंगा। मेरे पास उनको झेलने का एक कारण है, तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कहूंगा जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो वाला है, हैप्पीनेस वाला। ये तो शॉर्टकट है ना कि इज अ हैप्पी पर्सन, इज एन अनहैप्पी पर्सन। कोई भी हर समय हैप्पी या अनहैप्पी नहीं रहता। मैं तो कहूंगा
बुद्ध की भी बात करें तो मुझे नहीं लगता वो, हम आज कहते हैं ही वॉज एन एनलाइटेंड पर्सन, मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस वर एनलाइटेंड. जो उनके अनएनलाइटेंड एक्शंस रहे होंगे, दे डिडंट मेक इट टू द बुक्स. जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे लगा था कि मैं पीपल फार्म नहीं शुरू किया था, जब एनिमल वेलफेयर में काम करना शुरू किया था, मुझे था मैं तो सफरिंग खत्म कर दूंगा. एंड आप क्विकली रियलाइज करते हो कि आप सफरिंग खत्म नहीं कर सकते. मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि भाई अगर मैं ना होता, मेरे एफर्ट्स ना होते, तो सफरिंग का ग्राफ यूं जाता, और मैं हूं तो वो सफरिंग का ग्राफ थोड़ा यूं जाए. तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन रहेगी एक. तो एक ये मेरी काफी बड़ी लर्निंग रही, जिसकी वजह से मैं टूटता नहीं हूं. नहीं तो ये काम बहुत ही रुला देने वाला है. मेरे को शुरू में था कि भागो भागो भागो, मतलब भागना है, खत्म करना है. एंड देन आई वाज लाइक यार मैं तो बर्न आउट कर जाऊंगा. फिर मुझे था कि भाई ओके, मैराथन की तरह देखेंगे इसको, धीरे 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 धीरे. पर वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि सफरिंग स्पीड से बढ़ रही है, सब कुछ गलत हो रहा है और आप धीरे धीरे कर रहे हो. हाउ डू यू डील विद इट? और आप देखो, चीजें आप रीफ्रेम करते हो ताकि यू कैन लिव विद देम. देन आई स्टार्टेड सीइंग दिस एज अ रिले रेस, कि देखो आज मैं वीगनिज्म की बात कर पा रहा हूं, तो हमारा देश इतना प्रोग्रेसिव है ना, जहां पे मैं ये बात कर सकता हूं, मेरा आगे कोई गला नहीं काट देगा. मैं किसी उज्जड़ देश में नहीं हूं. क्यों है ऐसा? क्योंकि बड़े सारे लोग, एक समय पे हम रहे होंगे जंगली, है ना, सारा विश्व जंगली था, हम भी जंगली रहे होंगे. वहां से लेके यहां तक की जर्नी में कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, सिविलिटी लाए, अंग्रेजों से छुड़ाया, आज संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है, हम पीसफुली बात कर सकते हैं. हर किसी ने थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट किया. दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर. इट्स अ रिले रेस. मैंने बैटॉन यहां से पकड़ी, मैं उसको आगे वाले को थमा के जाऊंगा. मेरा काम है उसको बस जलते रखना. एक एक चीज को आपने ना अपने पूरी जर्नी में ना, मैं देखता आया हूँ काफी टाइम से, एक एक चीज को आपने एक्सप्लेन किया है कि अच्छा ये चीज मेरी ऐसी थी, नहीं 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 ये चीज ऐसी हुई, फिर मेरे को ये चीज करनी पड़ी. ताकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा अगर कोई बंदा दूसरा ऐसा करना चाह भी रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो बंदा इन सब सेम चीजों से गुजरेगा. और एक ऐसा पर्सन हमारे सामने है जिसने हर एक चीज को ना डॉक्यूमेंट किया हुआ है. एनालाइज कहूंगा मैं. एनालाइज भी किया हुआ है, और एनालाइज करके फिर उसको डॉक्यूमेंट भी किया. डॉक्यूमेंट हमारे लिए तो डॉक्यूमेंटेशन ही है ना, वो वीडियो में हम देख रहे हैं उसको. करोड़ों लोगों में से अगर 100 लोग भी करना चाह रहा होगा, 1000 भी करना चाह रहा होगा, उनके लिए ना अपने पूरा कोर्स डिजाइन करके रख दिया हुआ है. दैट इज द ओनली रीजन मैंने किताब अपनी ये लिखी है. बहुत ही बढ़िया. कि इसी के लिए लिखी है, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं था. और वो जो ये आप कह रहे हो ना एक्सप्लेन, वो मैं लोगों के लिए नहीं करता. दैट इज फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली रीवैल्यूएट करता रहता हूँ. जैसे आज भी मैं रीवैल्यूएट कर रहा हूँ, इज अवेयरनेस द बेस्ट वे, व्हाट इज समथिंग आई कैन डू जिसका बिगर इम्पैक्ट हो. तो मैं वो रीवैल्यूएट करता हूँ चीजें एवरी डे. तो उस रीवैल्यूएशन के लिए आई हैव टू जस्ट मेक श्योर सब कुछ लाइंड अप है. तो दैट इज हाउ आई थिंक. दैट इज लाइक फॉर मी इट हैज टू बी लाइक वन सिंगल थ्रेड. पर मैं अगेन मेरा वही वाली बात है कि आपने ना पूरा कोर्स दे दिया हुआ है प्रैक्टिकली कि भाई तुम यहाँ आओगे ना, ये चीज ऐसे तुम्हारे दिमाग में ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना, अगर तुम इस वाले फेस पे जाओगे, ये ऐसे होता है और ये चीज इसका सोल्यूशन ये है भाई. और अगर तुम्हारे दिमाग में ये विचार आ रहे हैं ना, तो इट्स ओके, नेचुरल है. मेरे में भी आए थे और बहुत सारे लोगों में, औरों में भी आए थे. कॉज अगर तुम्हारा सही है, इंटेंशन अगर तुम्हारी सही है, बस लगे रहो, करते जाओ, ये तरीका है. पर somehow मुझे लगता है ये हर किसी को नहीं समझ में आता. जैसे आपको आ गया, यू हैव टू बी, आपका इंटेलेक्ट लेवल कह लो एक सर्टेन होना चाहिए. इट्स नॉट फॉर मैसेज. ये मेरे को ये भी पता है. ये है, मैं वही कह रहा हूँ ना, करोड़ों में से अगर 1000 लोग भी करना चाहेंगे उनके लिए ये, तो मैं वही कह रहा हूँ. बट वो उनके लिए आपने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया हुआ है ना कि वो थोड़ी हेल्प तो हो जाएगी. अब जैसे जो किताब का सबटाइटल है, दैट इज सो इट्स हैप्पीनेस हैपेंस, हैप्पीनेस फॉर पीपल हु हैव एवरीथिंग एल्स. हु हैव इट. क्या बात है. रॉबिन, थैंक यू सो मच. आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपसे बात करके सच में आपसे भी बात करके बहुत मजा आया मुझे. इसमें मिठाई है बच्चे, तू नहीं खा सकते. एंड ये एक छोटा सा गिफ्ट है पर हमारे स्पॉन्सर्स शूलिनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से. हाँ, इसमें कुछ काफी कुछ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं. नाइस यार. और बुक्स, हाँ बुक्स हैं. ये आशु खोसला है, एक चीफ लर्निंग ऑफिसर शूलिनी यूनिवर्सिटी में. उनकी लिखी हुई एक बुक है. आपको समय मिलेगा तो आप प्लीज पढ़िएगा. डन डन डन. और थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत मजा आया. थैंक यू फॉर ऑल द गुड क्वेश्चंस एंड इसके लिए भी. थैंक यू सो मच.
The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs.